लागत जनित मुद्रास्फीति जब मुद्रास्फीति उत्पादकों के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात जब उत्पादन लागत में वृद्धि हो जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। लागत जनित मुद्रास्फीति निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। जब एक उत्पादक को अपने उत्पादन करने में जो साधन में ज़्यादा मूल्य देना पड़ता है तो उससे वह अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस भी बढ़ाता है। इस कारण या उत्पादकों के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। पहला है उत्पादन के साधनों के कीमतों में वृद्धि कारण है, और दूसरा है वस्तुओं की जमाखोरी एवं सट्टेबाजी। जब एक उत्पादक वस्तुओं को बाजार ले जाने के लिए बाजार में ले जाने के बजाय अपने पास ही रख लेते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि जब बाजार में वस्तुओं का अभाव हो जाएगा अर्थात वस्तु कमी हो जाएगी तब बेचा जाएगा। इसे कृत्रिम तंगी या जमाखोरी या सट्टेबाजी भी कहते हैं। आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी कहते हैं, कृत्रिम कमी या तंगी कहते हैं। अगर जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में आपूर्ति कम होती है एवं लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को सस्ते दामों पर खरीदे एवं जब कीमतें महंगी हो जाए तब उसे बेचता है, इसे ही सट्टेबाजी कहते हैं। अगर उत्पादन ही न हुआ हो तो उसे प्राकृतिक तंगी कहते हैं। दोषपूर्ण या आपूर्ति श्रृंखला या आपूर्ति आघात या संरचनात्मक मुद्रास्फीति अड़चन मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जैसे रसिया रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला देखी गई, जिसके कारण आपूर्ति में विकृति उत्पन्न हुई। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में विकृति उत्पन्न हुई, उसे ही हम लोग ये दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला कहेंगे। जब आपूर्ति अचानक से कम हो जाए लेकिन मांग समान रहे, इसे अड़चन मुद्रास्फीति कहते हैं। जब आपूर्ति अचानक से कम हो जाए, मतलब कोई प्रोडक्शन कम हो जाए लेकिन डिमांड उतना ही रहे, तो अड़चन मुद्रास्फीति कहते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव, जैसे पर्याप्त बिजली न होना, खराब सड़कें, भंडारण की सुविधा का अभाव आदि के कारण आपूर्ति संबंध समस्या उत्पन्न होती है, जिसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी में वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रा का मूल्य ह्रास। $1 बराबर 50 रुपया, $1 बराबर 70 रुपया। इससे भी लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। जब इंडिया में 2 लाख का सामान जब इंडिया 2 लाख को बेचती है, आयातित मुद्रास्फीति या आयात महंगी लागत होती है और इनपुट 5,000 में होती है और खरीदते हैं कम दामों में, बेचते हैं ज़्यादा दामों में। खरीदते हैं ज़्यादा दामों में और बेचते हैं 5,000 में। मुद्रा के मूल्यह्रास से आयात महंगे होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब हमारी वस्तुओं को बाहर बेचने में ज़्यादा पैसे लगते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। जो कच्चा तेल भारत में विदेशों से आयात करता है, मतलब खरीदता है, यदि उसकी कीमतों में वृद्धि होती है जिससे आयात महंगे होते हैं एवं लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। नोट करने वाली बातें। आयातित मुद्रास्फीति
इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यदि मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है या फिर आयात महंगे हो जाते हैं जिसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, इसे आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। उच्च मजदूरी दरें, यदि मजदूरी दर अधिक होती है जिसके कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है। निर्मित मुद्रास्फीति या मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब कीमत बढ़ती है तो मजदूर अपनी कीमत बढ़ाने के करता है तो कीमत फिर बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी। इसे स्पाइरल मुद्रास्फीति भी कहते हैं। यहाँ पे मांग और डिमांड दोनों बढ़ती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति में मांग जनित एवं लागत जनित मुद्रास्फीति दोनों की विशेषताएं दिखती है, क्योंकि मजदूरी में वृद्धि से आय में वृद्धि होती है, इससे मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मजदूरी में वृद्धि से लागत में वृद्धि होती है, इससे लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मूलभूत मुद्रास्फीति या कोर मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब मुद्रास्फीति का मापन करते हैं तब सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों को शामिल करते हैं, लेकिन खाद्य एवं ईंधन पदार्थों की कीमतों को छोड़कर, क्योंकि इनकी कीमतें अत्यधिक परिवर्तनीय होती है, इसलिए इसे कोर इन्फ्लेशन या मूलभूत मुद्रास्फीति कहते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति के आकलन या मापन में सभी वस्तुएं एवं सेवाएं की कीमतों को शामिल करते हैं। खाद्य एवं ईंधन पदार्थों की कीमतों को भी इसमें शामिल करते हैं। इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं या इसे मुद्रास्फीति भी कहते हैं। स्क्यूफ्लेशन मुद्रास्फीति, जब अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुएं एवं सेवाएं की कीमतें बढ़ती है एवं कुछ वस्तुएं एवं सेवाएं की कीमतें घटती है, इसे स्क्यूफ्लेशन मुद्रास्फीति कहते हैं। स्क्यूफ्लेशन किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की उत्पादक के द्वारा मात्रा, आकार, वजन आदि कम कर दिया जाए लेकिन कीमत समान रहे, उसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। जब किसी वस्तु के उत्पादक के द्वारा मात्रा, आकार, वजन आदि कम कर दिया जाए लेकिन कीमत समान रहे, इसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। फिलिप्स कर्व, यह A.W. फिलिप्स ने 1958 में दिया था। फिलिप्स वक्र में मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच नकारात्मक संबंध को दर्शाया जाता है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, जब मुद्रास्फीति कम होती है तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती है। यह अल्पकालीन समय के लिए है। और दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व कैसा रहता है? तो यह वायु अक्ष के समानांतर होता है। नोट करने वाली बातें। A.W. फिलिप्स के अनुसार फिलिप्स वक्र में मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच नकारात्मक संबंध अल्पकालीन अवस्था में देखा जाता है, लेकिन दीर्घकालीन समय में इनके अनुसार मुद्रास्फीति का बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्टैगफ्लेशन मुद्रास्फीति जनित मंदी या स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? जब मुद्रास्फीति एवं मंदी दोनों एक साथ होती हैं तो इसे ही मुद्रास्फीति जनित मंदी या स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसमें मंदी में रोजगार कम होती है, मुद्रास्फीति में कीमतें ज़्यादा रहती है, इसे पूर्ण रोजगार लाइन कहते हैं। जब मुद्रास्फीति एवं मंदी एवं एक साथ हो, या जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो लेकिन रोजगार कम हो, या जब सामान्य कीमत स्तर बेरोजगारी दोनों में वृद्धि हो, या जब कीमत स्तर एवं वृद्धि अधिक हो लेकिन आर्थिक वृद्धि दर कम हो, इसे भी स्टैगफ्लेशन कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के मापने की विधियाँ 3 हैं: CPI, WPI, GDP डिफ्लेक्टर। CPI मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और WPI थोक मूल्य सूचकांक और GDP अपस्फीति कारक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं? यह संपूर्ण भारत में
खुदरा मूल्यों में परिवर्तन का मापन करता है, अर्थात यह उपभोक्ताओं के मुद्रास्फीति का मापन करता है। सीपीआई के प्रकार कितने हैं? तो सीपीआई के प्रकार इतने हैं। सीपीआई रूरल लेबर्स, सीपीआई ग्रामीण श्रमिक और सीपीआई कृषि श्रमिक, सीपीआई औद्योगिक श्रमिक। ये श्रम ब्यूरो के द्वारा मापा जाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय है इसके मापन इकाई। यह आधार वर्ष है। सीपीआई ग्रामीण रूरल और सीपीआई शहरी अर्बन, सीपीआई ग्रामीण प्लस शहरी संयुक्त 2012 इसका आधार वर्ष है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा इसे मापा जाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसका हेड ऑफिस है। सीपीआई का आकलन कौन करता है? तो एनएसओ पहले करता था, अब सीएसओ करता है। नहीं, पहले सीएसओ करता था सीपीआई का आकलन, मगर अब एनएसओ करता है, क्योंकि पहले सीएसओ था, अब एनएसओ है। एनएसएसओ और सीएसओ को मिला के एनएसओ नया बना है। नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस, डेटा कलेक्टर, आंकड़ा इकट्ठा करना इसका काम है। सीपीआई के मापे जाने वाले मदों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स। ग्रामीण क्षेत्र में 448 वस्तुएं एवं सेवाएं और शहरी क्षेत्र में 460 वस्तुएं एवं सेवाएं। खाद्य और पेय पदार्थ 45.86%, पान तंबाकू नशीले पदार्थ 2.38%, कपड़े एवं जूते चप्पल आवास 6.53%, 10.07% और ईंधन एवं प्रकाश 6.84%, अन्य 28.32%। सबसे अधिक इसका है 45.86%। बेस ईयर उस वर्ष को सरकार बेस ईयर मानती है जिस वर्ष में कीमतें हैं वो स्थिर रही हैं या जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा हो। मतलब जीडीपी डिफ्लेक्टर बराबर नेशनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100। थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। थोक मूल्य सूचकांक यह संपूर्ण भारत में थोक कीमतों में परिवर्तन का मापन करता है, अर्थात यह थोक विक्रेताओं उत्पादकों के लिए मुद्रास्फीति मापता है। भारत में डब्ल्यूपीआई का मापन आर्थिक सलाहकारी कार्यालय डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका पूरा नाम है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने हेतु विभाग, वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नंबर ऑफ आइटम्स, मदों की संख्या इसमें 697 होती है। इसमें सिर्फ वस्तुएं होती है, सेवाएं नहीं होती है। मध्य प्राथमिक वस्तुएं अनाज, फल, सब्जी, खनिज, इसका भार है 22.62%। ईंधन एवं विद्युत शक्ति, कोयला, बिजली, खनिज तेल 13.15%। निर्माण उत्पाद 64.23%। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है निर्माण उत्पाद। भारत में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक सीपीआई संयुक्त है। 1 अप्रैल 2014 से उर्जित दार पटेल समिति के सिफारिशों के द्वारा पहले डब्ल्यूपीआई था। सीपीआई को डब्ल्यूपीआई से अधिक महत्व देने के निम्न कारण हैं। भारत में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक सीपीआई संयुक्त है, पहले डब्ल्यूपीआई था। 1 अप्रैल 2014 से उर्जित दार पटेल समिति के सिफारिशों के द्वारा सीपीआई संयुक्त है। सीपीआई में वस्तुएं सेवाएं दोनों शामिल होती हैं।
लेकिन WPI में सिर्फ वस्तुएं। CPI में खाद्य पदार्थों को अधिक भार दिया जाता है। CPI में ग्रामीण एवं शहरी अलग अलग मुद्रास्फीति की अवस्था का मापन होता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यह अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों को उनके उत्पाद के कीमतों में परिवर्तन का मापन करता है। भारत में इसे लागू करने के लिए BN गोलडार समिति ने सिफारिशों से दी जो कि निम्न है। भारत में PPI को मुद्रास्फीति के मुख्य सूचकांक के तौर पर प्रयोग किया जाना चाहिए। PPI में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों को शामिल करना चाहिए। PPI का आधार वर्ष 2011 से 2012 होना चाहिए। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक CFPI कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स यह CPI के अंतर्गत आता है। यह मई 2014 में प्रारंभ हुआ। इसका मापन NSO के द्वारा किया जाता है। थोक खाद्य मूल्य सूचकांक WFPI होल फूड प्राइस इंडेक्स इसका मापन WPI के अंतर्गत आता है। यह भी 12 मई 2017 से प्रारंभ हुआ। इसका मापन WDPIIT के द्वारा किया जाता है। FAO FPI खाद्य मूल्य सूचकांक फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन यह यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इस सूचकांक के माध्यम से FAO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों की कीमतों में परिवर्तन का मापन होता है। इस सूचकांक में FAO के द्वारा निम्न खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करते हैं: वनस्पति तेल, मांस, डेयरी उत्पाद, शुगर, चीनी, खाद्य में चावल, गेहूं, दालें, तेलहन। मुद्रास्फीति के प्रभाव अमीर एवं गरीब पर। अमीरों को अधिक लाभ होगा क्योंकि अविकसित एवं विकासशील देशों में आय का वितरण असमान होता है। मतलब कि अमीर को ज़्यादा पैसा मिलता है, गरीब को कम। असमान वितरण आय का होता है। एवं यदि मुद्रास्फीति में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है तो इसका अधिक लाभ अमीरों का होगा। उपभोक्ता एवं उत्पादक पर प्रभाव मुद्रास्फीति का। मुद्रास्फीति में उत्पादकों को उनकी वस्तुओं की अधिक कीमत प्राप्त होगी, इसीलिए उत्पादक पर इसका प्रभाव पड़ेगा। निश्चित आय समूह और लचीली आय समूह क्या है? निश्चित आय समूह वेतनभोगी पेंशनभोगी को कहते हैं। लचीली आय समूह पेशेवर एवं व्यापारी को कहते हैं। मुद्रास्फीति का अधिक लाभ लचीली आय वाले समूह को अधिक लाभ मिलता है। नोट करने वाली बातें हैं। भारत में वेतनभोगियों की वेतन में वृद्धि CPIIW औद्योगिक श्रमिक के आधार पर। भारत में वेतनभोगियों में वृद्धि CPI के आधार पर। डियरनेस अलाउंसेस महंगाई भत्ता के आधार पर होती है। लेनदार एवं देनदार। लेनदार ऋणदाता होता है, क्रेडिटर। देनदार ऋणी होता है, डेटर। मुद्रास्फीति में देनदारों अर्थात ऋणियों को अधिक लाभ होता है क्योंकि मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति की क्रय शक्ति कम हो जाती है। छोटे किसान एवं बड़े किसान। छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि होती है। बड़े किसान वो हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि होती है। छोटे किसान निर्वाह कृषि करते हैं एवं वे उपभोक्ता हैं। यह स्वयं के लिए खेती करते हैं। उपभोक्ता के समान यह छोटे किसान होते हैं एवं बड़े किसान उत्पादक के समान होते हैं। यह खुद भी खा लेते हैं और बेच भी देते हैं। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक वर्ड अर्थात बड़े किसान को अधिक लाभ होता है मुद्रास्फीति के समय। मुद्रास्फीति का प्रभाव शेयर धारक और ऋण पत्र बॉन्ड धारक। शेयर धारक वो है जो निवेश करेगा तो उसे
उससे अधिक भी मिल सकता है और उससे कम भी मिल सकता है पैसा। और बॉन्ड धारक में जितना वो दिया है वो भी मिलेगा और फिर उस पर ब्याज भी उसे मिलेगा। मुद्रास्फीति का अधिक लाभ शेयर धारक को होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति में जब उत्पादन का स्तर बढ़ता है एवं कंपनियों को अधिक लाभ होता है। भुगतान संतुलन, यह आयात निर्यात से संबंधित है। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनुकूल, अच्छा, प्रतिकूल, बुरा। जब निर्यात ज़्यादा होता है, आयात कम होता है तो अनुकूल भुगतान संतुलन रहता है, और निर्यात कम और आयात ज़्यादा होता है तो यह प्रतिकूल भुगतान संतुलन है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की वस्तुओं कम प्रतिस्पर्धा हो जाती हैं, जिससे निर्यात कम होती है। चूँकि भारत में मुद्रास्फीति के समय महंगे दाम पर उपलब्ध है, इसलिए भारत के लोग विदेशों से अधिक आयात करते हैं। मुद्रास्फीति के समय भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल भुगतान संतुलन होता है। विदेशी विनिमय दर, मुद्रा का मूल्यह्रास, मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का मूल्यह्रास जब इनपुट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम, और मुद्रा का अधिमूल्यन जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इनपुट कम। मुद्रास्फीति में निर्यात कम एवं आयात अधिक होती है, इसलिए मुद्रा का मूल्यह्रास होता है। $1 बराबर 90 रुपीज़। रोजगार पर, मुद्रास्फीति में अल्पकालीन समय में रोजगार में वृद्धि होती है, लेकिन दीर्घकालीन समय में रोजगार की कोई वृद्धि नहीं होती। बचत पर, मुद्रास्फीति में क्योंकि वस्तु एवं सेवाएं की कीमत अधिक होती है, जिसके कारण लोग बचत कम कर पाते हैं। नोट करने वाली बातें, भारत में मुद्रास्फीति का मापन पॉइंट टू पॉइंट मेथड के आधार पर होता है। ईयर ऑन ईयर मेथड भी इसे कहते हैं। इस विधि में मुद्रास्फीति आकलन हेतु पिछले वर्ष के किसी माह के साथ इस वर्ष के उसी माह के कीमतों में परिवर्तन का आकलन करते हैं। CPI 2012 100 और CPI मई 2023 का 179.1 और 2024 का 187.6। तो P0 पिछले वर्ष का यहाँ और इस वर्ष का ये, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4.74। CPI 2012 बेस ईयर है, यहाँ पे 100। मुद्रास्फीति के नियंत्रण